जोहार साथियों, आज के इस लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि हम लोग हर रोज़ शाम में 7 बजे आदिवासी साहित्य पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें आदिवासी भाषा में लिखे हुए जो पुस्तकें हैं और आदिवासी साहित्य से जुड़े हुए जो लोग लेखक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। श्रृंखला के तहत आदिवासी साहित्य की सीरीज में आज मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और जो भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, मैंने कल ही आप लोगों को कहा था कि हम आज जूलियस तिग्गा के बारे में बात करेंगे। जूलियस तिग्गा के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जूलियस तिग्गा भारत के आदिवासी आंदोलन के एक प्रखर व्यक्तित्व हैं, एक बहुत ही मने हुए बुद्धिजीवी हैं। वो लेखक थे, पत्रकार थे, नर्तक थे और उन्होंने जीवन के हर आयाम में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। हम में से बहुत लोग जूलियस तिग्गा के बारे में नहीं जानते हैं। जूलियस तिग्गा के बारे में आप आश्चर्य करेंगे कि न तो कोई कुछ लिखता है न कोई कुछ उनके बारे में बोलता है। जूलियस तिग्गा भारत के आदिवासियों में वो सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने 1930 के दशक में आदिवासी पत्रिका का संपादन किया। वो उसके संपादक थे और ये आदिवासी पत्रिका आप लोग जानते होंगे कुछ लोग कि ये आदिवासी महासभा का केंद्रीय मुखपत्र था। आदिवासी महासभा ने इसको शुरू किया था और इसके संस्थापक थे राय साहब बंदीराम उरांव। राय साहब बंदीराम उरांव और दूसरे कई आदिवासी नेता जिन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना 1920 से पहले की थी, वे सब लोग इस संगठन से जुड़े हुए थे, आदिवासी महासभा से। बाद में जिसका नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा ने इंग्लैंड से लौटने के बाद संभाला और उसको एक नई ऊंचाइयों तक ले गए और भारत की आदिवासी जनता की आवाज़ बनाया जिस आदिवासी महासभा को। उस आदिवासी महासभा का जनरल सेक्रेटरी जूलियस तिग्गा थे। जूलियस तिग्गा, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है? सलोमी, तुमने कहा कि मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अच्छा, चलो ठीक है। जोहार देवनीश जी, जोहार है आपका भी। राहुल तुम्हारा भी, निराला, चंदन तिवारी और सरदार जी। नहीं, आदिवासी महासभा 1920 के पहले बनी थी और उसके बाद में जब 1926 में फिलॉसफी में बीए ऑनर्स करने के बाद जूलियस तिग्गा लौटे। जूलियस तिग्गा ने 1926 में वो ग्रेजुएट हुए थे और डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ फिलॉसफी का अध्ययन उन्होंने किया था। तो जूलियस तिग्गा लौटने के बाद 1930 में जब आदिवासी महासभा यूनाइट हुई तो जूलियस तिग्गा उसके जनरल सेक्रेटरी चुने गए और अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। ये हमारे जो लोग आदिवासी समाज, साहित्य और पॉलिटिक्स में, जोहार विनोद दामोदर जी, आपका भी जोहार। तरुण मेहता जी, आपका भी स्वागत है। लोंगबीर जी, आपका भी, और अरुणोदय जी, आपका भी। मैं अपने सभी जो हमारे साथी हैं उन सब का आज की इस लाइव में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि जब मैंने कल घोषणा की थी कि जूलियस तिग्गा पे कल का आदिवासी साहित्य का सीरीज होगा तो कोई ना कोई साथी जरूर मुझे ये मैसेज करेगा कि वो भी इस लाइव में शामिल होना चाहता है, लेकिन अफसोस मुझे किसी का भी प्रस्ताव नहीं मिला। तो मैं अभी अकेले ही कोशिश करूंगा कि उनके बारे में बोलूं। जो लोग भी देख रहे हैं, पूजा पवार, तुम्हारा भी स्वागत है। हीरालाल यादव जी, आपका भी। और रंजीत उरांव, मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने गांव में मज़े कर रहे होगे इस कोरोना काल में। हालांकि तुम यहाँ होते तो और मज़ा आता, हम लोग और कुछ योजनाएं बनाते और बढ़िया से इस लाइव को करते। फिर भी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मनोज मखीजा, जोहार। प्रशांत हेम्ब्रम जी, आपका भी जोहार। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जूलियस तिग्गा के बारे में।
जूलियस तिग्गा भारत के आदिवासी राजनीति, साहित्य और संस्कृति के एक खास व्यक्ति हैं। उनके जैसा व्यक्ति अभी तक कम से कम भारत के आदिवासी समाज में नहीं हुआ। उनके समकक्ष, उनके थोड़ा बहुत करीब अगर किसी आदिवासी नायक को आप देख सकते हैं तो वो रामदयाल मुंडा हैं, जो उन्हीं की तरह एक संस्कृति कर्मी हैं और जिन्होंने आदिवासी संस्कृति पर जोर दिया कि आदिवासी की पहचान उसके कल्चरल, उसके सांस्कृतिक विशिष्टता से है, उसके सांस्कृतिक कारणों से है। जूलियस तिग्गा का जन्म 1903 में 13 अक्टूबर को हुआ था। 13 अक्टूबर 1903 को जूलियस तिग्गा का जन्म हुआ था। रांची के पास ब्राम्बे एक गांव है जो उरांव गांव है। तो उरांव समुदाय में, उरांव परिवार में जूलियस तिग्गा का जन्म 13 अक्टूबर 1903 को हुआ था। वे बहुत ही मेधावी थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रांची के ही स्कूलों से प्राप्त की। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए कटक गए, उड़ीसा, और वहाँ से उन्होंने बीए फिलॉसफी में ऑनर्स किया और लौट कर फिर अध्यापन में लग गए। लेकिन उन दिनों फिर आदिवासी महासभा राजनीतिक तौर पर सामने आ चुकी थी, तो वो उसके साथ जुड़ गए। आप देखेंगे कि 1920-30 के जितने भी झारखंड के पढ़े लिखे आदिवासी हैं वो सब आदिवासी महासभा के किसी न किसी रूप में सहयोगी हैं, एक्टिव कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, और एक काफ़ी लोगों के नाम हैं जो लोग उस समय आदिवासी महासभा का कोर थे, उसको चलाने वालों में से थे। और उन लोगों ने भारत में आदिवासियों का इस तरह का एक पहला संगठन बना जिसने आदिवासियों के लिए शिक्षा की मांग की, आदिवासियों के शोषण के खिलाफ बात की और आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग की। जैसा कि आप जानते हैं कि 1928 में जो साइमन कमीशन के सामने जिन लोगों ने ज्ञापन दिया था, झारखंड के आदिवासियों ने, जिसको लीड किया था जोएल लकड़ा ने, हम उन पे आगे कभी बात करेंगे। जोएल लकड़ा की अगुवाई में जो लोग ने साइमन कमीशन के साथ अपनी बात रखी थी, और साइमन कमीशन में उस समय बहुत लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उसी समय 1928 में जब साइमन कमीशन के सामने आदिवासी महासभा ने अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको ठुकरा दिया था। वो भी एक सदस्य के रूप में उस साइमन कमीशन की टीम के साथ पटना आए थे। ये इतिहास का एक अलग प्रसंग है जिस पर हम अलग से कभी बात करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने जूलियस तिग्गा के बारे में बात कर रहा हूँ। जूलियस तिग्गा एक उरांव आदिवासी परिवार से आते थे और वे बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने न सिर्फ लेखन किया, पत्रिका निकाली, बल्कि 1944 में उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोला जो स्कूल जिसको कि जो स्कूल एक तरीके से कहिए कल्चरल सेंटर था। आज जो बहुत लोग ये बात करते हैं, नीतिशा खल को तुम्हारा भी स्वागत है, और संजय कुर्रे जी आपका भी स्वागत है, सत्या पॉल जी आपका भी स्वागत है। तो जूलियस तिग्गा ने एक ऐसा स्कूल खोला था 1944 में जो भारत में एजुकेशन के फील्ड में आदिवासियों द्वारा दिया गया एक नया मॉडल था। एक ऐसा मॉडल था जिसमें पढ़ाई कल्चरली होती थी, सांस्कृतिक तौर पे होती थी। नाच और गाने के माध्यम से जो आदिवासी ट्रेडिशन है उस माध्यम से उस स्कूल में पढ़ाई होती थी, और उस स्कूल का नाम रखा गया था धुमकुड़िया। धुमकुड़िया उरांव भाषा का शब्द है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिकली जो यूथ डॉर्मेट्री कहा जाता है, जहां आदिवासी लड़के और लड़कियां बड़ों के सानिध्य में, एल्डर्स के सानिध्य में जो जीवन का व्यवहार सीखते हैं, वो धुमकुड़िया, जैसे बहुत चर्चा में रहा घोटुल, उसी किस्म की संस्था है। लेकिन जिस तरीके से घोटुल को बदनाम किया गया, उसी कि वो एक फ्री सेक्स की जगह है, तो ऐसा न तो घोटुल था न धुमकुड़िया था। धुमकुड़िया के बारे में भी लोगों की, शुरुआती एंथ्रोपोलॉजिस्टों की इसी किस्म की धारणा थी कि जहाँ पे नौजवान लड़के लड़कियाँ लोग इस तरह के शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन धुमकुड़िया उस तरह का नहीं था, वो एक शिक्षण संस्थान था। और जहाँ तक उरांव आदिवासी समाज की बात है तो उसमें लड़कियों का धुमकुड़िया अलग होता था, लड़कों का अलग होता था।
तो उन्होंने इसी धुमकुड़िया को मॉडल बनाकर जूलियस तिग्गा ने 1944 में एक स्कूल खोला था, जहां वो नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से पुरानी किस्सा गोई की जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार से वो चलाते थे, लोगों को पढ़ाते थे। उन्होंने खुद इस बारे में अपना अनुभव लिखा है, जिसका कि संकलन महली लिविंग्स तिर्की जी ने किया है। महली लिविंग्स तिर्की जी अब नहीं रहे, वो भी कुड़ुक भाषा के एक बहुत बड़े विद्वान थे, और मैं उनका एक बहुत इंटरव्यू करने की मेरी इच्छा थी, लेकिन अफसोस मैं महली लिविंग्स तिर्की जी का भी इंटरव्यू नहीं कर सका। उन्होंने जूलियस तिग्गा के कुछ लेखों का संकलन किया और एक छोटी सी किताब के रूप में उसको पब्लिश किया है। मैं उसी में से आपको पढ़ के बताता हूँ कि उनका क्या विचार था। जूलियस तिग्गा जी लिखते हैं कि कांके का नया नाम, माने कांके का जो पहले ये स्कूल, बेसिकली जो स्कूल उन्होंने शुरू किया था 1944 में, वो वास्तविक तौर में 1942 में स्थापित हुआ था, और उसको तब सम्मिलित स्कूल कहा जाता था। लेकिन जब जूलियस तिग्गा ने उसका चार्ज संभाला तो उसका नाम उन्होंने धुमकुड़िया रखा और एजुकेशन में बिल्कुल एक नया प्रयोग किया। तो वो लिखते हैं कि सम्मिलित स्कूल कांके का नया नाम धुमकुड़िया स्कूल सन 1944 में पड़ा। उद्देश्य में पढ़ाई के साथ साथ नृत्य गान को पढ़ाई का माध्यम बनाना और स्कूल को नृत्य केंद्र बनाकर रखना हमेशा के लिए जोड़ दिया गया। तो वो कह रहे हैं, राजकुमार जी आपका भी स्वागत है और मनीष प्रताप तिर्की जी भी आपका भी स्वागत है। तो वो लिखते हैं कि जो 42 में स्कूल स्थापित हुआ था उसका उन्होंने नया नाम रखा धुमकुड़िया स्कूल, और स्कूल को पढ़ाई के साथ साथ नृत्य गान का माध्यम बनाना और एक नृत्य केंद्र हो, ये अस्थायी रूप से उसके उद्देश्य में जोड़ दिया गया। आगे वो लिखते हैं, नृत्य को माध्यम बनाकर प्रयोग बहुत किया गया। इतिहास और भूगोल की पढ़ाई के लिए जो प्रयोग किया गया वह बहुत अधिक सफल मालूम हुआ। उससे कम सफलता गणित और रेखा गणित की पढ़ाई में मिली, और उससे कम अंग्रेजी की पढ़ाई सफल रही। मतलब वो कहते हैं कि इतिहास और भूगोल को पढ़ाने का जो उन्होंने नया तरीका लिया, वो तरीका सबसे कारगर हुआ और वो बहुत पॉपुलर रहा, बच्चों ने उसको बहुत फॉलो किया। लेकिन जो अंग्रेजी की पढ़ाई है वो आदिवासी बच्चों को बहुत इंटरेस्टेड नहीं लगा, वो प्रयोग बहुत सफल नहीं हुआ। जूलियस तिग्गा जी ऐसा लिखते हैं। आगे फिर वो लिखते हैं, नए गीत भी रचे गए जिनमें आधुनिक विचार भर दिए गए और राग नृत्य ताल पुराना ही रख लिया गया। मतलब जूलियस तिग्गा ने बहुत सारे नए गीतों की रचना की और वो उनको बच्चों को सिखाया, स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे। ये स्कूल आपको जानना चाहिए कि को एजुकेशन था इसमें, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे। तो उन्होंने उसमें काफ़ी नए गीत बनाए, लेकिन उसके राग नृत्य और ताल पुराना ही रहने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि जो पुराना राग नृत्य और ताल है उससे आदिवासी समाज वाकिफ है और उसको ये पता है। तो इसलिए उन्होंने ये इस तरह का प्रयोग किया। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही अद्भुत किस्म का प्रयोग था, और इसको भारत के किसी भी शिक्षा शास्त्री ने या शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग नवाचार करते हैं उन लोगों ने इसको कभी इसका अध्ययन नहीं किया कि वो जो कांके का जो आदिवासी स्कूल धुमकुड़िया स्कूल है उसका पढ़ाई का पेडोगोजी क्या था, उसका पाठ्यक्रम क्या था, उसका वो किस तरीके से वहाँ पढ़ाई जाती थी, ये किसी ने आज तक इस पर कोई शोध नहीं किया। और मैं बार बार ये अपने नए साथियों से, जो हमारे नए आदिवासी लड़के लड़कियाँ एकेडमिक फील्ड में आए हैं और जो एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, उनसे बार बार मैं ये चर्चा करता हूँ कि आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत शायद पुराने बूढ़े बुजुर्ग लोग बचे होंगे जो उस स्कूल से पढ़ के निकले हैं, उनको खोज कर उनका इंटरव्यू किया जाना चाहिए और उस पद्धति को जानना चाहिए जो पद्धति जूलियस तिग्गा ने जिसकी इजाद की, जिसको प्रैक्टिस किया और जिसको उन्होंने एक ऊंचाई तक ले गए। और ये उन्होंने बताया
कि इस तरह का अगर आप आदिवासियों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पढ़ाने का तौर तरीका क्या होगा, वो तरीका आदिवासी हिसाब से होना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं इस दिशा में लगी हुई हैं जो शिक्षा में नवाचार कर रही हैं, और वो अब उन्होंने ये मानना शुरू किया है कि आदिवासियों के लिए ये एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, ये पेडागोजी ठीक नहीं है, इसको नए तरीके से करना चाहिए। लेकिन नए तरीके के नाम पर भी वो वही घंटी बजाने वाला स्कूल का सिस्टम लाते हैं आदिवासियों के बीच में। कोई इस बात को नहीं देखना चाहते हैं लोग, कोई पापुआ गिनी का तो कोई कहाँ का मॉडल रखता है, पर भारत के एक आदिवासी ने भारत में ये मॉडल 1944 में दिया था, 1950 के दशक में दिया था। इस पर आज तक किसी ने अध्ययन नहीं किया है। इस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है कि वो जो धुमकुड़िया स्कूल था उसका क्या स्वरूप था, क्या परिकल्पना थी जूलियस टिग्गा की, कैसे उन्होंने तमाम विषयों को नृत्य और गीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने अपने मास्टरों को ट्रेंड किया और एक पूरी नई शिक्षा पद्धति दी। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जूलियस टिग्गा का जो ये प्रयोग था, आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्कूल बंद करना पड़ा कुछ साल बाद। और ये बंद किस लिए करना पड़ा? ये बंद करना पड़ा क्योंकि जो उस समय जो राष्ट्रवादी ताकतें थी, कांग्रेस थी, हिंदूवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने ये स्कूल बंद करवाया कि यहाँ पे चूंकि उसमें मैट्रिक तक पढ़ाई होती थी, 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। बिहार सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको इतना तंग किया उस स्कूल को, उसको सर्टिफिकेट देने में, उसको मान्यता देने में बहुत तंग किया, बहुत कई तरीके से उसको, स्कूल के कमेटी को, टीचरों को उन्होंने सताया। और जब वो उनकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई तब उन्होंने जिस किराए के मकान में वो स्कूल चलता था, उस मकान मालिक से उन्होंने केस करवाया कि स्कूल कमेटी किराया नहीं दे रही है। बालू कांवत जी और सुधीर कुमार साहू जी आपका भी स्वागत है, प्रकाश राम सिंह जी आपका भी स्वागत है, बमपाल जी आपका भी, और परिमल जी आपका भी। दोस्तों जब वो नहीं उस स्कूल को हटाने सके तो उन्होंने मकान मालिक के द्वारा केस करवाया कि वो स्कूल कमेटी किराया नहीं दे रही है, और अंततः एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में स्कूल कमेटी ने ये तय किया कि हम ये स्कूल बंद कर देंगे। ये भारत के आदिवासी समाज के लिए बहुत ही मुश्किल जैसा निर्णय था, क्योंकि अगर वो स्कूल कायम रहता, वो स्कूल चलता, तो निश्चित तौर पे आज जो लोग ये कहते हैं कि भारत के आदिवासियों के पास एजुकेशन को लेके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो देख पाते कि 1944 में जूलियस टिग्गा ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक अवधारणा, एक व्यवहारिक अवधारणा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके बताया कि आदिवासी स्कूल कैसा होगा। ये 1944 में उन्होंने कर दिखाया था। अफसोस हम ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। दोस्तों मैं अब उनको टीकू पीजे जी आपका भी स्वागत है, आप पीछे नहीं हुए हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि जो जूलियस टिग्गा का जो योगदान है वो इतने सारे क्षेत्रों में है। जैसे मैंने कहा कि आप जयपाल सिंह मुंडा को जानते हैं, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का जो प्रमुख सहयोगी थे वो कौन थे? वो थे जूलियस टिग्गा जी। जूलियस टिग्गा जो आदिवासी महासभा के सेक्रेटरी थे, और उन्होंने वो आदिवासी महासभा का कुशल नेतृत्व किया जो 1950 के दशक में जाकर के झारखंड पार्टी जिसने बनाई। और जब वो आदिवासी महासभा सीधे पॉलिटिक्स में उतर गई तब जूलियस टिग्गा ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। उन्होंने आदिवासी महासभा उस समय छोड़ा, वो जुड़े रहे, उनका कोई राजनीतिक मतभेद आदिवासी महासभा से नहीं था, लेकिन वो सीधे सीधे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे और उनकी रुचि कल्चर में ज़्यादा थी। तो इसलिए वो आदिवासी कल्चर को, रांची में उन्होंने एक अलग से आदिवासी कल्चरल सेंटर भी शुरू किया था कांटा टोली में।
एक आदिवासी कल्चरल भवन आदिवासी महासभा ने बनवाया था, एक सांस्कृतिक केंद्र जिसके प्रभारी जूलियस तिग्गा थे। वो एक जीनियस व्यक्ति थे। उन जैसा व्यक्ति अभी हमको आदिवासी समाज में कोई नहीं दिखता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो उन्होंने जो काम की और जो उनकी पूरी परिकल्पना थी आदिवासी समाज को, वो उसकी संस्कृति से अलग करके देखते ही नहीं थे। कुछ ऐसी थोड़ी सी क्वालिटी रामदयाल मुंडा में जी में थी जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आज तक फिर आदिवासी समाज में उस तरह का कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ। तो उनका जो राजनीतिक पक्ष है, मैं उस पर अब थोड़ी सी बात करूंगा कि जूलियस तिग्गा जी आदिवासी महासभा के जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव थे। और 1940 के दशक में जो आदिवासी महासभा का विस्तार हुआ, न सिर्फ झारखंड बल्कि आज के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम तक और आदिवासी महासभा का विस्तार हुआ। आदिवासी महासभा सिर्फ झारखंड के आदिवासियों की पार्टी नहीं थी, ये बहुत स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। आदिवासी महासभा के बारे में लोग इसी तरीके से पेश करते हैं कि आदिवासी महासभा सिर्फ झारखंड के आदिवासियों की पार्टी थी। नहीं, जयपाल सिंह मुंडा और जूलियस तिग्गा ने इसका विस्तार करने की कोशिश की। वो मध्य प्रदेश गए, उस समय जो संयुक्त प्रांत कहलाता था, वहाँ गए। वो तमाम उन जगहों पे गए जहाँ आदिवासी लोग थे। और खुद जयपाल सिंह मुंडा ने लिखा है कि अगर गोंड लोगों ने समझा होता, गोंड समुदाय ने इसको समझा होता, तो वो पूरे भारत में कांग्रेस को शिकस्त दे सकते थे। तो ये अफसोस कि बाकी लोगों ने उस समय, चूंकि उस समय तक, जब मैंने पहले भी कहा है कि जयपाल सिंह मुंडा और जूलियस तिग्गा जब आदिवासियों की राजनीति को लेकर भारत में खड़े हुए थे, उस समय तक सारे आदिवासी जो समुदाय एक क्लान के तौर पे बिहेव कर रहे थे। एक समुदाय के तौर पे वो व्यवहार कर रहे थे कि हम खड़िया हैं, हम संथाल हैं, हम मीणा हैं, हम नागा हैं। तो वो सब अपने अपने क्लान की बात कर रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा ने इसी को एक चुनौती के रूप में लिया और पूरे भारत में आदिवासी को एक एंटिटी, एक एलिमेंट बनाया, एक पॉलिटिकल एलिमेंट बनाया कि आप आदिवासी हैं, आप क्लान के रूप में, समुदाय के रूप में अलग अलग हैं। चंद्रमोहन किस्कू जी, आपका भी स्वागत है। आप थोड़ा देर से आए लेकिन फिर भी आपका स्वागत है। तो जयपाल सिंह मुंडा की जो देन है भारतीय राजनीति में, आदिवासी महासभा की जो देन है कि उन्होंने अलग अलग गोत्रों में, क्लानों में बटे हुए आदिवासियों को एकजुट किया और एक यूनाइटेड आइडेंटिटी आदिवासी के रूप में स्थापित किया। ये जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा, और इसमें सबसे बड़ा रोल जूलियस तिग्गा जी का है। ये हम लोगों को समझना चाहिए। आदिवासी महासभा सिर्फ झारखंड की पार्टी नहीं थी। और ये सब किसके नेतृत्व में हुआ? इसके नेता बेहिचक जयपाल सिंह मुंडा थे, लेकिन इसके कमांडर इन चीफ जूलियस तिग्गा थे। जूलियस तिग्गा ने परितोष लकड़ा, जोहार जोहार, तुम्हारा भी स्वागत है। सोनल, तुम्हारा भी स्वागत है। और राठवा जी आपका भी, अजय खलको जी आपका भी। दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा लीडर थे और कमांडर इन चीफ उस पूरे आदिवासी पॉलिटिकल ऑपरेशन के, उस पूरे पॉलिटिकल मूवमेंट के जो मेन कमांडर थे, जो सेना नायक थे, वो जूलियस तिग्गा थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो आदिवासी महासभा की पत्रिका थी आदिवासी, जो 1927 में शुरू हुई थी, उसकी ठीक उसका ईयर को लेकर डिबेट है, लेकिन 1927 से पहले वो पत्रिका निकलनी शुरू हो गई थी। इसके संकेत हमको स्पष्ट रूप से मिलते हैं। तो पहले इसकी शुरुआत राय साहब बंदीराम उरांव ने की थी, और बाद में जब जूलियस इसके जनरल सेक्रेटरी बने, तब उन्होंने उसके संपादन का भार लिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि आदिवासी पर जो पत्रिका थी वो मल्टीलिंगुअल थी, मतलब उसमें हिंदी में चीज़ें छपती थी, अंग्रेजी में छपती थी, झारखंड के मुंडा भाषा में छपती थी, उरांव भाषा, जिसको कुड़ुक भाषा उरांव की है, कुड़ुक में उसमें समाचार छपते थे, और सब पॉलिटिकल होते थे।
राजनीतिक होते थे, कल्चरल होते थे। ये अजय खलको जी जोहार। तो ये आप देखेंगे कि जो आदिवासी का जो मैटर है, आदिवासी में जो कंटेंट छपता था वो बहुत ही लिटरेरी था, बहुत ही पॉलिटिकल था, बहुत ही कल्चरल था। खुद जूलियस टिग्गा जो उसका एडिटोरियल लिखते थे, जो संपादकीय लिखते थे, वो इतना तीखा होता था कि गैर आदिवासी पॉलिटिशियनों को, पार्टियों को बहुत चुभता था। इसीलिए 1944 की जुलाई या अगस्त का इशू है, जिसका एडिटोरियल पर उस समय की बिहार सरकार ने, उसके दो एडिटोरियल पे एक बिहार सरकार ने केस किया। ये भारत की पत्रकारिता के इतिहास में एकमात्र घटना है जब विनोद तुम्हारा भी स्वागत है और आदित्य चौधरी जी आपका भी स्वागत है। दोस्तों, 1939 में जूलियस टिग्गा के एडिटोरियल पर कांग्रेस नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने केस किया और ये भारत के पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार ये घटना हुई कि किसी आदिवासी पत्रकार को, संपादक को लिखने के कारण 6 महीना जेल जाना पड़ा और उनके ऊपर में भारी जुर्माना लगाया कि अगर वो जुर्माना नहीं देंगे तो उनको जेल की सजा भुगतनी होगी। और राय साहब बंदीराव उरांव जो इसके प्रकाशक थे पत्रिका के, और संपादक जूलियस टिग्गा, दोनों ने जेल की सजा काटी। ये जब हम बिहार, झारखंड की और हिंदी पत्रकारिता की इतिहास की चर्चा करते हैं, इस पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, आप देखेंगे कि उसमें कहीं भी इस घटना का जिक्र नहीं होता है कि 1939 में एक आदिवासी संपादक को, एक पत्रकार को, एक लेखक को लिखने के कारण जेल की सजा हुई और जुर्माना लगाया गया। ये पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में इस तथ्य की कोई चर्चा नहीं करती है। आप लोगों को ये समझना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जवाहरलाल बंकीरा जी आपका भी स्वागत है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि जो हिंदी साहित्य में, सुंदर तुम्हारा भी स्वागत है, जो बार बार मैं इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ कि जो हिंदी साहित्य में ये झूठ फैलाया गया है और हमारे जो यूनिवर्सिटियों में जो हमारे आदिवासी प्रोफेसर लोग अभी पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी किताबों में लिख रहे हैं वही बात को कि आदिवासी साहित्य 1990 के बाद आया है और उसको कोई सुधार भी नहीं कर रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देश की तमाम यूनिवर्सिटियों में जो आदिवासी लोग गए हैं और जो पढ़ा रहे हैं, खास करके लिटरेचर में, जोहार जोहार सुंदर जी और आलोक मेहता जी, आपको भी जोहार है। जो लोग पढ़ा रहे हैं, बमपाल जी आपको भी जोहार है। जो लोग भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं वो लोग आप देखें, कोई इस बात को सामने नहीं ला रहा है कि हिंदी साहित्य 1920 के बाद से आदिवासियों ने लिखना शुरू कर दिया। हमने बार बार इस बात को रेखांकित किया है और चीज़ें सामने लाई हैं। 1930-40 के दशक का हमने कविता संकलन लाया है जो बन्ना जी ने संपादित किया। सुशीला सामंत जो चांदनी नामक की पत्रिका निकालती थी चाईबासा से। इस तरीके से ढेर उदाहरण हैं। एली सेक्का है जिन्होंने हिंदी में पहली बार कहानियां लिखी। मातृभाषाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि आदिवासी भाषाओं में, आदिवासी भाषाओं में लेखन तो 19वीं शताब्दी के अंत से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अगर हिंदी की बात करेंगे तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही आदिवासी लोगों ने लिखना शुरू किया था। मीरन टोप्पो जी जोहार और पारुल खलको जी आपको भी जोहार है। जिन्होंने, आप देखेंगे कि जूलियस टिग्गा, आप समझिए 1930 के दशक में हिंदी की पत्रिका निकाल रहे हैं और 1940 के दशक में उनको हिंदी में संपादकीय लिखने के लिए जेल जाना पड़ रहा है। फिर आप कैसे कहते हैं कि आदिवासी लोग 1990 के बाद लिख रहे हैं? इस झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। हमारे तमाम यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर हैं, जो लोग हिंदी पढ़ाने गए हैं, हिंदी साहित्य पढ़ाने गए, मिथिलेश जी जोहार, श्याम जी आपका भी जोहार है। मैं आप सब लोगों को, मैं सबसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि जो हिंदी लिटरेचर में जो ये और इंग्लिश लिटरेचर में या भारत के इंडियन लिटरेचर में ये जो झूठ
एस्टैब्लिश किया गया है कि 1990 के बाद आदिवासी साहित्य आया है। इस झूठ को पूरी शक्ति के साथ, पूरी मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ इसको कंडेम किया जाना चाहिए। इसको स्वीकार बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जूलियस टिग्गा हैं, सुशीला सामंत हैं, एलिस एक्का हैं, और मैं एक नया संग्रह लाने वाला हूं जिसमें 1920 से लेकर 1960 तक जो लिखी गई कहानियां हैं, कहानियों का संकलन, आदिवासियों द्वारा हिंदी में लिखी गई कहानियों का संकलन मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने लाने वाला हूं। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें की गई हैं। विजय लक्ष्मी जी और नारायण जी आपका भी स्वागत है, रवि शिवा जी आपका भी स्वागत है, स्वर्णलता जी आपका स्वागत है, सन्नी तुम भी आए, अच्छा लगा। आप सबको जोहार है। जो दर्शक इसको वॉच कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जूलियस टिग्गा एक खास तरह के व्यक्तित्व हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व वाले हैं, जिन्होंने न सिर्फ पॉलिटिक्स में, न सिर्फ कल्चर में, न सिर्फ एजुकेशन में, उन्होंने आदिवासी समाज के हर आयाम में एक नए किस्म का काम किया। नवमी भगत जी आपका भी स्वागत है कि आप देख सकते हैं कि जो उनका धुमकुड़िया स्कूल है, तो मैं उनकी चर्चा कर रहा था कि वो आदिवासी जो पत्रिका है उसका जो वो संपादन करते थे, और उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ और मजबूती के साथ उसका संपादन किया है। अफसोस हमारे पास उसके अंक उपलब्ध नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश की और पूरे भारत में उसके लिए लोगों से संपर्क किया, अपीलें की, और मेरे पास मुश्किल से उसके 5-6 अंक मिले हैं, जिस अंक को मैं जब भी पढ़ता हूँ और दंग रह जाता हूँ कि क्या लोग लिखते थे, कितनी मजबूती, क्या मतलब साहसी लोग थे। आज का पढ़ा लिखा आदिवासी समाज उसकी तुलना में मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो दब्बू है, वो डरता है, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसकी सुविधाएं चली जाएंगी। प्रशांत जी जोहार, रवि जोरवाल जी आपका भी जोहार है, रविंदर जी आपका भी जोहार है ना। तो आप देखें कि जो उन्होंने काम किया, उस काम के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। जोहार रंजन, तुम्हारा भी जोहार है। तो दोस्तों, अजय तुम्हारा भी जोहार है। तो उन्होंने जो काम किए, उस काम का मूल्यांकन तो छोड़िए, उसकी सूचना ही हमारे पास नहीं है। हमने कभी अपने इतिहास को खुद से खंगालने की कोशिश नहीं की। वो आप जब भी देखेंगे तो लोग वो कोटेशन लाएंगे कि हिरणों को अपनी कहानी खुद लिखने होगी। लेकिन मेरे हिरण भाइयों और बहनों, आप अपनी कहानी कब लिखिएगा? हमारे एंसेस्टर 1940-50 तक के जो हमारे पुरखे थे, वे बहुत साहसी थे, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उसकी तुलना में मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि आज का आदिवासी पढ़ा लिखा समाज बहुत दब्बू हो गया है। वो अपनी सुविधाओं से डरता है, वो मध्यवर्गीय मानसिकता में फंसता जा रहा है। जूलियस टिग्गा ऐसे में आपको नया रास्ता दिखा सकते हैं, वो आपको नई रोशनी दिखा सकते हैं। जूलियस टिग्गा के ऊपर काम होना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा है, पिछले दिनों हमने और रंजीत ने प्लान किया था कि उनके एजुकेशन मॉडल पर एक फिल्म बनाएंगे। वो फिल्म, और उसमें बताएंगे लोगों को कि कैसे उन्होंने एक स्कूल शुरू किया और वो स्कूल कैसे राष्ट्रवादियों के दबाव में, हिंदूवादियों के दबाव में बंद करना पड़ा। और अफसोस उसको बंद करवाने में आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसने भूमिका निभाई, दलित लोगों ने। मैं यहाँ पे अनावश्यक विवाद नहीं करना चाहता, इसलिए इस मुद्दे पे जोर नहीं दूंगा। अभिषेक जी आपका भी स्वागत है, अनिल और आफिया बानो आपका भी स्वागत है। तो दोस्तों, जूलियस टिग्गा जैसे जो पर्सनालिटीज हैं, उनके ऊपर बहुत अफसोस होता है कि हमारे झारखंड में ही किसी ने कुछ नहीं लिखा तो बाहर लोग क्या लिखेंगे। मैं उनके वंशजों को भी, मैं उनको खोजने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि और सारी जानकारियाँ जुटा सकूँ, और उम्मीद है कि एक दिन हम उनके लिए उनके संबंध में पूरी जानकारियाँ जुटा सकेंगे। मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आप लोग भी ढूंढें अपने आसपास उन लोगों से जो लोग आदिवासी साहित्य, समाज और संस्कृति में रुचि रखते हैं। उनको
जूलियस तिग्गा के बारे में बहुत जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने सिर्फ आदिवासी पत्रिका जो बाद में अबुआ झारखंड हो गई और अबुआ झारखंड के रूप में निकलने लगी, तब वो उसके संपादक नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई लेख लिखे और बाद में फिर उन्होंने अपनी कुड़ुक भाषा में एक पत्रिका निकाली। कुड़ुक भाषा संस्कृति के लिए उन्होंने कई सारे लेख लिखे, उरांव समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, और उरांव पे जो दूसरे मानव शास्त्रियों ने लिखा, जैसे एलपी विद्यार्थी भारत के एक बहुत बड़े मानव शास्त्री हैं जो रांची यूनिवर्सिटी में आप कह सकते हैं कि रांची विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग के संस्थापक थे और उनका आज बड़ा नाम है रांची में। रांची से 2 एंथ्रोपोलॉजिस्टों का बहुत बड़ा नाम है। एक तो वर्ल्ड फेमस हैं SC राय, शरद चंद्र राय, जिनको श्रेय जाता है कि उन्होंने आदिवासियों ओहदार जी आपका भी स्वागत है और रंजन जी आपका भी स्वागत है। मैं जरूर रंजन जी आपको याद रखूंगा जब हम लोग इस पे बनाएंगे। नवमी भगत जी आपका भी स्वागत है। तो जो ये जब जूलियस तिग्गा जी ने जो शुरू किया तो उस पे आप देखेंगे कि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जूलियस तिग्गा का जो काम है वो काम कैसे आदिवासी संस्कृति का, आदिवासी आंदोलन का एक प्रमुख तत्व है, कोर एलिमेंट है, जिसको इग्नोर करके आदिवासी समाज को आप नहीं बचा सकते हैं। आदिवासी समाज अगर सरवाइव करेगा तो उसको अपनी उस कल्चरल प्रैक्टिस को जारी रखना पड़ेगा, अपने उस कल्चरल आइडेंटिटी को बना के रखना पड़ेगा। और प्रशांत महतो जोहार, तो ये जब तक वो आइडेंटिटी, इसको लेकर के जूलियस तिग्गा बहुत सचेत थे और उन्होंने इस पर बहुत गंभीर काम किया। मैं खास करके कुड़ुक समुदाय से, मतलब उरांव समुदाय से जो लोग भी इस लाइव को वॉच कर रहे हैं, उन सबसे बहुत विनम्र अपील करूंगा, बहुत विनती करूंगा उनसे कि वो लोग जूलियस तिग्गा के वंशजों को खोजें और उनके पास जूलियस तिग्गा से संबंधित जो भी सामग्री है वो दुनिया में प्रकाश में लाएं। जूलियस तिग्गा को जानना बहुत जरूरी है। जूलियस तिग्गा का काम अद्वितीय है। उन्होंने ना सिर्फ साहित्य, राजनीति, हर क्षेत्र में आदिवासी समाज को एक नया रास्ता दिखाया है और हमको इस बात से, इस तरह के भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए कि कौन मुंडा है, कौन खड़िया है, कौन संताल है, कौन नागा है, कौन मीणा है, कौन आदि है, कौन अबोतानी है, कौन इरुला है, कौन क्या है। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ें से हमको उठना चाहिए। और आदिवासी सभा ने, जयपाल सिंह मुंडा ने जो प्रयास किया कि हम सब एक होकर कहें कि हाँ हम आदिवासी हैं, और जैसा कि जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि इसके अलावा हमको कोई दूसरा नाम स्वीकार नहीं है, वी आर ऑल आदिवासी। ये उन्होंने 50 के दशक में ये घोषणा की। इस घोषणा को कल्चरली आगे बढ़ाया जूलियस तिग्गा ने, उस थ्योरी को कल्चरली प्रैक्टिस किया जूलियस तिग्गा ने। उनकी प्रैक्टिस से हम लोगों को वाकिफ होना चाहिए। मैं जूलियस तिग्गा की 1-2 चीज़ें और बताता हूँ। वो कहते हैं, जैसे आदिवासी डांस के बारे में, आदिवासी डांस के महतो जी, अशोक जी आपका भी स्वागत है और संजीव चंदन आपका भी। डांस के बारे में जूलियस तिग्गा लिखते हैं, आज नृत्य के विषय में लोगों में 2 प्रकार के विचार हैं। पहला मनोरंजन की दृष्टि से और दूसरा कला की दृष्टि से। समस्या है लोक नृत्य चिरस्थायी कैसे बनाया जाए। मनोरंजन दृष्टि में अधिकतर राज्य के शासक वर्ग के लोग बात करते हैं। उनके विचारानुसार गांव के लोगों को पूरा पोशाक और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि की ज़रूरतें पूरी कर दी जाए तो लोग समझेंगे कि उनकी परंपरा की चीज़ों को हमें रखना और बचाना है। बाकी काम वे लोग खुद कर लेंगे। समय समय सरकारी उत्सवों में उन्हें नाच गान के लिए बुला लिए जाएंगे। शेष समय वे अपने गांव के अखाड़े में नृत्य गान मौसम के अनुसार करते रहेंगे। फिर दूसरे विचार पे उनकी टिप्पणी है कि दूसरा विचार है कला की दृष्टि। इस दृष्टि के विचार से नृत्य को चिरस्थायी बनाने के लिए नृत्य केंद्र खोलना अति आवश्यक है। उसको एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रूप देना चाहिए। नृत्य प्रशिक्षण गैर आदिवासी छात्रों को भी देना चाहिए। इस संस्था के 2 पार्ट होंगे।
पहले पार्ट में पुराना ट्रेडिशनल नृत्य को संरक्षित किया जाएगा और दूसरा होगा जो रिसर्च बेस होगा। तो दूसरा जो पार्ट होगा वो उसके रिसर्च पर होगा। देखिए, दो दृष्टियों से वो आदिवासी डांस पर टिप्पणी करते हैं। पहला तो मनोरंजन की दृष्टि से, जो आदिवासी समाज की परंपरा है, और वो कहते हैं कि कुछ नहीं, सरकार को कुछ नहीं करना है, सरकार को सिर्फ ये करना है कि वो अपना नाच गान कर सकें, इसके लिए उनको सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, और जो राष्ट्रीय आयोजन हो, उस राष्ट्रीय आयोजन में आदिवासी डांस को प्रमुखता से जगह देनी चाहिए। वो ये बात कहते हैं, है ना। तो इसलिए दोस्तों, और फिर दूसरा कहते हैं कि आदिवासी डांस का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोला जाना चाहिए, जहां प्रैक्टिकली तो पढ़ाई हो, थ्योरेटिकल रिसर्च भी हो। अफसोस अभी तक भारत में ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है। देखिए, जूलियस तिग्गा ने 1950 के दशक में एक कॉन्सेप्ट दिया, और इस तरीके से लिटरेचर को लेके और दूसरे जीवन को क्षेत्र को लेके, और जैसा मैंने कहा खास करके एजुकेशन को उन्होंने बहुत ही प्राथमिकता दी। और एजुकेशन को इसलिए प्राथमिकता नहीं दी कि आदिवासी पढ़ेंगे और उनको नौकरी करना है, उन्होंने इसलिए उसको प्राथमिकता दी कि आदिवासी लोग शिक्षित होंगे तो गैर आदिवासी भाषाओं में, क्योंकि शिक्षा गैर आदिवासियों का सिस्टम है, जो पढ़ाई लिखाई वाली शिक्षा है, जो अंग्रेजी हिंदी माध्यम वाली शिक्षा है, उसको उन्होंने उसमें जाएंगे और अपनी बात पहुंचाएंगे। अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा रहा है। उल्टा हो रहा है कि आदिवासी लोग उधर की बात सीख पढ़ के अपने समाज में घुसा रहे हैं, जो कि उनके लिए आत्मघाती हो रहा है, सुसाइडल हो रहा है। इस बात को हम लोगों को बहुत समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि कुछ संक्षेप में मैं शायद आप लोगों को बता पाया होऊंगा। राकेश रमन भैया, आपको भी जोहार है, और प्रेम अगम जी आपको भी जोहार है, बेला तुमको भी जोहार है इस लाइव में। मुझे लगता है कि मैंने बहुत संक्षेप में उनके बारे में चर्चा की कि जिससे कि आप लोग कम से कम ये जान सकें कि जो जूलियस तिग्गा हैं, उनकी ब्रिलियंसी क्या थी, उनकी मेधा क्या थी, वो कितने दूरदर्शी थे, और वो आने वाले समय में आदिवासी। राजेश, तुम्हारा भी स्वागत है, जोहार है तुमको। तो उन्होंने उस समय इस तरह के मॉडल एजुकेशन के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में खड़ा किया मतलब करके बताया। उन्होंने कोई सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने कोई थ्योरेटिकल पेपर्स नहीं लिखे, ये सब काम तो किया ही उन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, आदिवासी पत्रिका के माध्यम से, और जो धुमकुड़िया निकाला उन्होंने कुड़ुक भाषा में, उस पत्रिका के माध्यम से, और स्कूल खोला। सीमा और प्रकाश, तुम्हारा भी स्वागत है, जोहार है तुमको। उन्होंने ये सब प्रैक्टिकली करके बताया, क्योंकि उनको मालूम था कि आदिवासी समाज के पास वो सारी संरचनाएं व्यवहार रूप में मौजूद है, जो किसी एक समाज को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी होता है। स्मूथली से मेरा तात्पर्य है कि उसकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसके अपने सांस्कृतिक केंद्र हो, उसका अपना शैक्षणिक विश्वविद्यालय हो। ये सब आदिवासी समाज में ट्रेडिशनल रहा है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी कार्यशाला में गए थे, उन्होंने इसको देखा है। वहाँ जो झारखंड की कार्यशाला में आए थे, नेतरहाट और दुमका में, उन लोगों ने देखा है कि कैसे आदिवासी समाज का अपना एक पूरा सिस्टम रहा है। उस सिस्टम को कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आज की आधुनिक भाषा में उसको लाने की जरूरत है। मतलब अंग्रेजी में, हिंदी में, आप फ्रेंच में लाइए, दुनिया की तमाम भाषाओं में अपने सिस्टम को लाइए, अपनी चीज़ों को लाइए। अफसोस ये काम नहीं कर रहा है साहित्य अकादमी, जिसने, और भारत सरकार की संविधान की 8वीं अनुसूची में 2 भाषाएं दर्ज हुई हैं, संथाली और बोडो। आप देखेंगे कि संथाली और बोडो का साहित्य
भारत की दूसरी भाषाओं में तो छोड़िए, हिंदी तक में अनुवाद नहीं किया जा रहा है, लेकिन उल्टे बांग्ला से, मलयालम से, कन्नड़ से, अंग्रेजी से, बोडो और संथाली में लोग अनुवाद कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे जमशेदपुर के एक पुराने छात्र आंदोलन के साथी, आदिवासी छात्र आंदोलन के साथी ने मधुशाला का संथाली में अनुवाद किया और वो बहुत अपने को प्राउड गर्व कर रहे थे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि क्या ये गर्व करने वाली बात है कि आपने मधुशाला का अनुवाद किया संथाली में? इस पर विचार होना चाहिए। अनुवाद की जरूरत संथाली को अन्य भाषाओं में है, अन्य भाषाओं से संथाली या खड़िया या हो या मुंडा या दूसरी या उरांव भाषाओं में अनुवाद की जरूरत नहीं है, बल्कि इस आदिवासी साहित्य को अन्य भारतीय और दूसरे देशों विदेशी भाषाओं में ले जाने की जरूरत है। इस ओर बहुत साल पहले जूलियस तिग्गा ने प्रकाश डाला था, हमको इसको समझना चाहिए। नीतिशा जोहार है तुमको और स्वागत है इस लाइव में, तुम ठीक लिख रही हो, लेकिन अभी तक कोई भी काम इस तरह का नहीं हुआ है। ये झारखंड के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि 20 साल का जो झारखंड है उसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 16-18 साल भाजपा की सरकार रही है और भाजपा की सरकार गठबंधन वाली सरकार रही है भाजपा की। और उस सरकार का आदिवासियों के बारे में क्या विचार है आप सब लोग जानते हैं। इसलिए जो बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे मिटाने की कोशिश हो रही है। और आप जानते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कर दिया। झारखंड के आदिवासियों ने बहुत विरोध किया, मूलवासियों ने विरोध किया, लेकिन तब भी सरकार उनकी थी, उन्होंने ढिठाई के साथ उस यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया। जो कायदे से हमारा प्रस्ताव था कि उसका नाम या तो लाको बोद्रा के नाम पे होना चाहिए था, रघुनाथ मुर्मू के नाम पे होना चाहिए था, इस तरह के हमारे सांस्कृतिक पर्सनालिटी के नाम पे होना चाहिए था। हम बहुत साल से अखड़ा मांग करती रही है कि इस तरह के झारखंड के नामों को। सोनू जोनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और इनेश आपका भी स्वागत है। जोहार आप सबको। एसके सरोज आपको भी जोहार है। मानो एक का तुमको भी जोहार है। हम लोग बहुत समय से झारखंडी संस्कृति अखड़ा ये मांग करती रही है कि झारखंड के सारे प्लेसों के नाम बदलने चाहिए। आदिवासियों के जो नायक हैं, हमारे जो पुरानी जो पुरखे माँ बहनें हैं, जो हमारे दादा दादी नाना आजी ये सब लोग हैं, उनके नाम पे इन जगहों का नामकरण होना चाहिए। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा की ही पूछ जिस झारखंड में और भारत में नहीं हो रही है, वहाँ जूलियस तिग्गा को कौन नोटिस मिलेगा। दोस्तों, आप लोगों ने ये लाइव देखा और सुना, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको इतनी ही बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब जिन्होंने भी देखा और जिन्होंने भी जो अपनी बातें रखी कमेंट्स में, मैं उन सबको दिल से आभार कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग मेरी अब इच्छा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स आदिवासी साहित्य को लेकर होना चाहिए था, मैं बहुत ही निराश नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों की रुचि नहीं है आदिवासी साहित्य के बारे में जानने के लिए, तो हम ये फेसबुक लाइव क्यों चलाएं। मुझे नाम और नाम की कोई चिंता नहीं है। आप लोग विचार करिएगा कि क्या ये सीरीज चलाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लोग भाग नहीं लेंगे, लोग अपने कमेंट्स नहीं देंगे, लोग परिचर्चा में शामिल नहीं होंगे, तो मुझे अकेले बोलने की कोई ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ। मुझे किसी नाम और प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। मैंने आज तक इस माध्यम से कमाने की कोशिश नहीं की, और लोग चाहे मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाएं, ये मेरा कन्फेशन नहीं है। लेकिन मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी दिलचस्पी है तभी आदिवासी साहित्य की श्रृंखला को हम चलाएंगे, अन्यथा इस श्रृंखला को कल शुरू किया था, आज से बंद समझिए। जोहार जोहार जोहार।